चलें जी। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। अच्छा, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था कि कॉरपोरेशन टैक्स क्या होता है कि जब एक कंपनी पर टैक्स चार्ज किया जाता है या जब कंपनी अपने टैक्सेबल प्रॉफिट्स पर टैक्स देती है तो उसको हम कहते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है। हमने ये बात की थी कि जब एक कंपनी जो टैक्स पे करेगी वो किन प्रॉफिट्स के ऊपर पे करेगी, तो उसमें हमने कहा था कि कंपनी सबसे पहले अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट के ऊपर, जो कंपनी का टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है, ठीक है, इसको मैं टी ए लिख रहा हूं। टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट आपको पता है वो प्रॉफिट होता है, जैसे आपने इंडिविजुअल्स में भी किया था कि आपने जो अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है उसमें से डेप्रिसिएशन और इस तरीके की चीजें जिनको HMRC नहीं एक्सेप्ट करती उनको निकालना होता है, जो एज पर द टैक्स रूल डिस अलाउड होते हैं। और आपकी जो टैक्स पर्पस के लिए जो चीजें अलाउड होती हैं जिस तरह कैपिटल अलाउंसेस वगैरह उनको माइनस करना होता है, तो उसको हम कहते हैं टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो आपका जो कॉरपोरेशन टैक्स है उसमें सबसे पहले आपके टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स आ जाते हैं जो कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं। फिर कंपनी ने अगर किसी भी तरह की कंपनी की कोई प्रॉपर्टी है तो कंपनी वहां से अगर कोई प्रॉपर्टी इनकम कमा रही है तो वो वाली इनकम आ जाती है। फिर कंपनी ने अगर कहीं से कंपनी इंटरेस्ट ले रही है तो कंपनी की वो इंटरेस्ट इनकम जो है वो इंक्लूड हो जाती है। ठीक है। तो ये इनकम्स जो है हमारे पास आ जाती हैं कि जिनको हम कहते हैं कि कंपनी की जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेशन में इंक्लूड होती हैं। फिर इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी इनकम्स होती हैं जिनको हम मिसलेनियस इनकम्स कहते हैं। मिसलेनियस इनकम्स में बेसिकली वो इनकम्स आती हैं जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्शन का हिस्सा नहीं होती। देखिए, याद रखिएगा, बिजनेस दो तरीके की इनकम जनरेट करती है। एक आपकी ऑपरेटिंग इनकम होती है या इनकम फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशन या बेसिक ऑपरेशन जिसको हम ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं, और एक होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है जो आप अपने नॉर्मल रेवेन्यूज कमाते हो, जो अब नॉर्मल ट्रेडिंग करके कमाते हो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो इनकम होती है कि अगर आपने कोई एसेट डिस्पोज कर दिया, ठीक है, आपने कोई जो है वो आप यूं कह लो कि कोई एसेट आपने जो है वो कर दिया, एसेट एक डिस्पोज कर दिया। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू किया या लेट से आपको कोई अनयूजुअल गेन्स वगैरह कहीं से हो गए, किसी एसेट की रीवैल्यूएशन हो गई, आपने वो एसेट जो है वो बेच दिया, तो इस तरीके की जो अनयूजुअल होती है जो नॉर्मल बिजनेस का हिस्सा नहीं होता, तो उनको हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कहते हैं। तो इस तरीके की इनकम से भी जो कंपनी है वो अपने पैसे कमा सकती है, इसको हम मिसलेनियस इनकम्स जो है वो कह सकते हैं। फिर इसके अलावा एक जो आखिरी चीज आ जाती है, वो हमारे पास आते हैं चार्जेबल गेन्स। चार्जेबल गेन्स, ये सारी वो इनकम्स हैं जो कंपनी की जो प्रॉफिट्स कैलकुलेशन में इंक्लूड होती हैं। ट्रेडिंग टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, ठीक है, ये आएगा। प्रॉपर्टी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है। मिसलेनियस इनकम टैक्स में कोई मतलब आपके कोर्स पे इतना ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं है ऑल दो। और चार्जेबल गेन्स आपके ये ज्यादातर इंक्लूड किए जाएंगे। अच्छा जी, अब जब आप इन सबको ऐड कर देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, आपके बन जाता है टोटल प्रॉफिट जो कंपनी ने कमाए हुए हैं। ठीक है, टोटल प्रॉफिट आ जाते हैं। अब ये जो कंपनी ने टोटल प्रॉफिट कमाया है इस प्रॉफिट से माइनस कर दिया जाता है आपके क्यूसीडीज। तो आप यहां से माइनस करोगे QCD। अब QCD क्या है? QCD होते हैं क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशंस। क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशंस आपको याद होगा हमने जब इंडिविजुअल टैक्सेशन पढ़ रहे थे तो वहां भी मैंने आपको बताया था कि कुछ चैरिटी डोनेशंस होती हैं जो एक्सेप्टेबल होती हैं फॉर द टू बी डिडक्टेड फ्रॉम योर इनकम, और कुछ ऐसी होती हैं जो अलाउड नहीं होती। तो इसी तरीके से अगर जो कंपनीज है वो कुछ वो आपको क्वेश्चन में बताया होगा कि ये क्वालिफाइंग है या नॉन क्वालिफाइंग है, आपके लेवल पे सारी क्वालिफाइंग होंगी। ATX में फिर क्वालिफाइंग और नॉन क्वालिफाइंग की कैटेगराइजेशन आती
सकती है। तो क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशंस वो डोनेशंस होती हैं जो बाय एचएमआरसी अलाउड होती हैं कंपनीज को कि वो ये इस तरह की डोनेशंस कर सकती हैं। तो कंपनी जितनी भी डोनेशन अपने पास करेगी क्यूसीडीज की, वो आपने अपने टोटल प्रॉफिट से यहां से माइनस कर देनी है। जितनी भी वो माइनस कर दी जाएंगी उसके बाद जो आपका बचेगा दैट इज टीटीपी। इसको कहते हैं टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स। ठीक है, टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स। तो आपके ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको क्या निकालना होगा? आपको टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट, वो टीटीपी का नाम आपको देगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा यहां तक है कि आपने सबसे पहले टोटल प्रॉफिट्स निकाले टीपी, उसमें से क्यूसीडी माइनस किया, और उसके बाद आपने टीटीपी निकाल दिया, टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट। अब देखिए, आपने टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट तो निकाल दिया। अब इस टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट पर आपको क्या लगाना है? आपको टैक्स लगाना होगा। ठीक है, तो अब आपने क्या यहां पर देखना है? अब यहां पर अच्छा, उससे पहले एक बात आपने जरूर याद रखनी है जो मैंने लास्ट में भी बता दी थी, कि यहां इस पूरे सिनेरियो में आपको कहीं भी द वर्ड डिविडेंड जो है वो नजर नहीं आएगा। याद रखिएगा, कंपनीज जो डिविडेंड पे करती हैं, जो कंपनीज डिविडेंड हासिल करती हैं, वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। दोबारा बोल रहा हूं, कंपनीज जो डिविडेंड हासिल करती हैं, कंपनीज जो डिविडेंड रिसीव करती हैं बाकी किसी भी जगह से, वो सारे का सारा क्या होता है? वो सारे का सारा कंपनी का एग्जेम्प्ट होता है फ्रॉम द टैक्स। ठीक है, एक दफा दोबारा बता रहा हूं कि कंपनी जो भी डिविडेंड, देखो पे जो करेगी वो तो कंपनी का एक्सपेंस है। ठीक है, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। कंपनी जो डिविडेंड रिसीव करेगी, वो डिविडेंड कंपनी का टैक्स एग्जेम्प्ट कंसिडर किया जाएगा, यानी वो टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने में यूज नहीं आएगा। आई होप सो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। चले, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और अब हम जरा बात करते हैं एक और टर्मिनोलॉजी की, जिसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स। मैंने एक वर्ड बोला है जिसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड प्रॉफिट। देखिए जी, जैसे मैंने आपको ऊपर ये बता दिया कि कंपनी जो जब टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट अपना कैलकुलेट करेगी, तो अब कंपनी ने ये चूज करना है कि अच्छा हम किस रेट पर टैक्स देंगे। देखिए, आज से 2-3 साल पहले क्या होता था कि कंपनीज को सीधा सीधा 19% टैक्स देना पड़ता था। 2022 की अगर मैं बात करूं या 2021 की बात करूं, तो कंपनीज क्या करती होती थी? कंपनीज ने अपना ये टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट निकाला, और इस टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट को सीधा सीधा बस 19% से मल्टीप्लाई करती थी। जो भी आंसर आता था वो उसका एचएमआरसी को उसने उसका टैक्स पे करना होता था। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ और रूल्स ऑब्वियसली हर साल चेंज होते गए, तो ये 19% का जो सिंपल रूल था, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, और इंट्रोड्यूस की गई एक नई टर्मिनोलॉजी जिसको कहा गया है ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स। कहते हैं कि कंपनी ने जब टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट अपना कैलकुलेट कर दिया है, तो उसके बाद ये देखने के लिए कि भाई इस पर कितनी परसेंट ऑफ टैक्स चार्ज होगा, उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे? ऑगमेंटेड प्रॉफिट। तो याद रखिएगा, ये आपकी एक सेपरेट वर्किंग है जस्ट टू डिटरमिन कि आपने कौन सा टैक्स रेट यूज करना है इन टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स पर। अब ऑगमेंटेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होते हैं? बड़ी ही आसान सी बात है। आपने सिंपल क्या करना है, ये जो आपने टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, इसमें ऐड कर दो डिविडेंड रिसीव्ड। देखो, मैं दोबारा बता रहा हूं कि डिविडेंड रिसीव टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं, इन पे टैक्स नहीं लगता। ये सिर्फ टैक्स के रेट को कैलकुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट में आपको जो डिविडेंड मिले हैं, उन डिविडेंड रिसीव्ड को ऐड कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा? आपका ऑगमेंटेड प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, अब ये डिविडेंड कहां से रिसीव होना चाहिए? तो याद रखो, ये डिविडेंड आपको रिसीव होना चाहिए फ्रॉम नॉन एसोसिएटेड कंपनीज। अब नॉन एसोसिएटेड कंपनीज, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है, आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनीज जिनमें कंपनी की कोई मेजर शेयर होल्डिंग ना हो, ऐसी कंपनीज जो उस पेरेंट कंपनी की एसोसिएट कंसिडर ना हो। तो रिसीव फ्रॉम नॉन एसोसिएटेड कंपनीज, ऐसी कंपनीज जिनमें कंपनी ने कमर्शियल पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट
की हो, ठीक है। तो उन कंपनीज के लिए जो है, सॉरी, उन कंपनीज से रिसीव होने वाला जो है आपका डिविडेंड, वो होगा डिविडेंड रिसीव फ्रॉम नॉन एसोसिएटेड कंपनी। अच्छा, चलें, अब हम थोड़ा मजीद आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स आपने कैलकुलेट कर दिए। ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट होंगे? ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स कैलकुलेट होंगे जी कि आपने टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट लेना है, उसमें डिविडेंड रिसीव फ्रॉम नॉन एसोसिएटेड कंपनीज जो है वो आपने ऐड कर देना। चले जी, अब देखें, अब हम जरा थोड़ा सा चले देखें। अब हमारे पास दो लिमिट्स आ जाती हैं, ठीक है। एक होती है लोअर लिमिट, एक होती है हायर लिमिट। पहले इनको समझ लेते हैं। देखिए, ये ऑगमेंटेड प्रॉफिट की लिमिट्स हैं। अगर आपका ऑगमेंटेड प्रॉफिट लोअर लिमिट पर है, यानी आपका ऑगमेंटेड प्रॉफिट 50,000 से कम है, लेस, मैं यहां लिख देता हूं, लेस देन, नहीं, आपकी जो लोअर लिमिट है ना वो 50,000 की है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आपका ऑगमेंटेड प्रॉफिट जो है वो लोअर लिमिट से कम है, यानी 50,000 से कम है, तो आपका टैक्स रेट क्या होगा? आपने ये बात याद रखनी है, आपका टैक्स रेट सीधा सीधा 19% पे चला जाएगा। दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपके ऑगमेंटेड प्रॉफिट लोअर लिमिट से कम है या लोअर लिमिट पर है, दैट इज 50,000, आपका टैक्स रेट सीधा सीधा क्या लगेगा? सीधा सीधा आपका 19% लग जाएगा, ठीक है। चलें, अब देखें, अगर आपका ऑगमेंटेड प्रॉफिट जो है वो 250,000 से ज्यादा है, या 250,000 है जो कि हायर लिमिट है, तो आपका जो टैक्स रेट है वो आपका लगेगा 25%। दो बातें आई गेस समझ में आ गई होंगी। ऑगमेंटेड प्रॉफिट कैलकुलेट किया, 50,000 या उससे कम है तो 19% लगाओ। किस पर लगाओगे? टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट पर लगाओगे। ये जो टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है, ऑगमेंटेड प्रॉफिट पे नहीं लगाना, टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट पे लगाना है, ठीक है। और अगर 250 या 250 से ज्यादा है आपका ऑगमेंटेड प्रॉफिट, तो टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट पर आप क्या लगाओगे? आप लगा दोगे अपना 25%। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अफाक भाई, जी, दैट मीन्स ये जो हमारा ऑगमेंटेड प्रॉफिट है ये डिसाइड करेगा हमने टीटीपी पे टैक्स कौन रेट सा कौन सा रेट है? अप्लाई करना है। एग्जैक्टली, जी, ऐसा ही है, ठीक है। ऑगमेंटेड प्रॉफिट सिर्फ ये डिसाइड करेगा कि आपने अपने टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट पर कौन सा टैक्स रेट लगाना है, ठीक है। इसका और कोई भी काम नहीं है। तो याद रखिएगा, ऑगमेंटेड प्रॉफिट की लोअर लिमिट 50,000। अगर आपका प्रॉफिट 50,000 या उससे कम है, इसका मतलब है ये स्मॉल कंपनी है, 19% का सिंपल टैक्स रेट लगाओ। अगर 250 या 250 से ज्यादा है, ये हायर प्रॉफिट है, हायर लिमिट है, इसका मतलब है कंपनी बड़ी है, आपने इस पर 25% टैक्स रेट जो है वो लगाना होगा। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, चलें, इसके बाद जो है अब हम बात करते हैं कि अब क्या होगा अगर हमारा जो प्रॉफिट है वो 50 और 250 के दरमियान में आ जाए। तो फिर हम एक स्पेशल रिलीफ कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम मार्जिनल रिलीफ कहते हैं, ठीक है जी। देखें, अगर हमारा जो प्रॉफिट है, सॉरी, अगर हमारा ऑगमेंटेड प्रॉफिट जो है लाइज बिटवीन लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट, देन मार्जिनल रिलीफ इज कैलकुलेटेड। दोबारा बोल रहा हूं, ऑगमेंटेड प्रॉफिट अगर 50,000 टू 250,000 के दरमियान में है, 200 है, 60,000 है, 100,000 है, तो आपका मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट होगा। मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट होता है? मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला आप अपने पास जो है वो जरूर नोट कीजिएगा।
आपकी जितनी भी ये जो हायर लिमिट है या जो अपर लिमिट, आप इसको आपकी बुक में आई गेस इन्होंने अपर लिमिट का, मैं एक चेक कर लेता हूँ। हाँ, आपकी बुक में इन्होंने अपर लिमिट का नाम लिखा हुआ है, आप इसको अपर लिमिट ले लें, मैंने इसको यहाँ हायर लिमिट का नाम दे दिया। अपर लिमिट हायर लिमिट जो भी आप इसका नाम जो है वो देना चाहें, ठीक है। तो आपकी ये जो हायर लिमिट, आपकी ये जो हायर लिमिट है, इसमें से अपना ऑगमेंटेड प्रॉफिट को माइनस कर दें, ठीक है। हायर लिमिट जितनी है आपकी, उसमें से अपना ऑगमेंटेड प्रॉफिट माइनस कर दें। इसको आपने फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन होगी हमारे पास, वो मैं आपको बताता हूं। उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन के साथ, और स्टैंडर्ड फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट, डिवाइड करना है ऑगमेंटेड प्रॉफिट के साथ। ये आपका जो है वो फॉर्मूला तैयार है, किसका, मार्जिनल रिलीफ का, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो फॉर्मूला है ये आपको आपके टैक्स का जो शीट है, टैक्स शीट, उसमें प्रोवाइडेड होगा। याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ऑब्वियसली इसकी इतनी प्रैक्टिस होगी कि ये याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, मार्जिनल रिलीफ कब अवेलेबल होगा, जब आपका ऑगमेंटेड प्रॉफिट अपर और हायर, सॉरी, आपका ऑगमेंटेड प्रॉफिट जो है वो लोअर और हायर लिमिट के दरमियान में होंगे। यानी 50,000 टू 250,000 के दरमियान में अगर ऑगमेंटेड प्रॉफिट लाई कर रहा है, तो आपका मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट होगा। मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट होता है, आपने अपर लिमिट या जो हायर लिमिट है उसमें से ऑगमेंटेड प्रॉफिट माइनस कर दो, जो भी आंसर आएगा उसको एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स और डिवाइड करना है ऑगमेंटेड प्रॉफिट के साथ। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन क्या है, तो आपको जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन जो इस साल और पिछले साल की दी हुई है, दैट इज 3/200। ये आपकी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये आपका मार्जिनल रिलीफ जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो जो भी फिर आपका मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट होता है, वो मार्जिनल रिलीफ आपका टैक्सेबल का जो प्रॉफिट होता है उसका 25% जो भी टैक्स आता है उसमें से माइनस होकर आपकी कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी पे आउट हो जाती है। फॉर इंस्टेंस देखिए, मैं ये कहता हूं कि मेरा जो प्रॉफिट था वो था 170, ठीक है। इसका मैं 25% कैलकुलेट कर दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोअर लिमिट से तो ज्यादा है, राइट। 25% इसका कैलकुलेट करूंगा, जो भी आंसर आएगा उसमें से ये मार्जिनल रिलीफ मेरा माइनस हो जाएगा, और पीछे जो आंसर बचेगा वो मेरा कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मेरी ये 170 250 से ज्यादा है, तो फिर तो मुझे कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आप अपने पास इसका फॉर्मूला लिख लें, जल्दी से इसका क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। सर सर सॉरी, ये टीटीपी का फुल फॉर्म क्या आपने बताया टैक्सेबल था? टोटल, टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स। हाँ, ओके, थैंक अफवाह भाई, लास्ट पॉइंट वापस रिपीट करेंगे आप? 17,000 वाला जो था। जी, मैंने ये कहा कि देखें, अगर आपका जो प्रॉफिट है वो 50,000 से ज्यादा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सीधा सीधा उस पर 25, और अगर 250 से कम है, यानी 50 और 250 के दरमियान में आ रहा है, तो आप 25% टैक्स रेट लगाओ उस पे, उसमें से मार्जिनल रिलीफ को माइनस कर दो, पीछे जो आपके पास बचेगा वो आपकी कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी होगी। इसका हम एक सवाल कर लेते हैं, आपको मजीद ये बात जो है वो समझ में आ जाएगी। सर, ये वैसे जो 25% और ये 19% ना, ये फ्लैट रेट है या फिर ये ऊपर नीचे ये होते हैं? ये प्लेन रेट्स हैं, ओके। ठीक है। चलो जी, अब देखें, ये हम इसका एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा देखें, हम्म, देखें जी, जेड लिमिटेड हैज टैक्सेबल, आई होप सो आपको स्क्रीन, हाँ जी, नजर आ रही है। जेड लिमिटेड हैज टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स, उसने आपको टीटीपी जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेट करके जो है वो दे दिया है, ठीक है। ये देखिए, टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट उसने आपको 28,000 का दे दिया हुआ है। यहां पर हमें क्या पता चल रहा है कि आपका टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट इज लोअर देन
आपका 50,000 यानी आपकी जो लोअर लिमिट है उससे कम है, आपने आंखें बंद करके इस पर सीधा सीधा 19% अपना टैक्स रेट लगाओ। 28,000 का 19% ले लो, आपकी लाइबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। जल्दी से जरा लाइबिलिटी कैलकुलेट करके बताइएगा प्लीज। 5320। जी, ये आपकी जो है कॉरपोरेशन टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आपने क्या करना है, देखें कि आपकी क्योंकि यहाँ पर लोअर लिमिट 50,000 की थी, उससे कम है आपका टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट 28,000, आपने सीधा सीधा 19% इसका लगा देना है। ठीक है जी, चलें। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर आपका जो टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स है वो है 320 के, विच मीन्स के दिस इज ग्रेटर देन 250,000। ये 250,000 से ज्यादा है। आपको पता है कि आपकी हायर लिमिट 250,000 की है, आपने सीधा सीधा इस पर 25% लगाना है। देखो, डिविडेंड्स रिसीव्ड फ्रॉम अनकनेक्टेड कंपनीज ये आपका नहीं इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स में कैलकुलेट होता है। आपने टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट में इसको इंक्लूड नहीं करना। आपने सीधा सीधा 320 पर 25% लगाए, आपका आंसर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। जी, यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी, 80,000 आंसर आंसर। हाँ जी, ठीक हो गया। चलें जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जरा ध्यान से दीजिएगा। कहता है कि साइकोमोर लिमिटेड हैज द फॉलोइंग रिजल्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स आपके 150,000 है, 150,000 के हैं। अब ये 50,000 और 250,000 के दरमियान में है। ठीक है। और अब आपने क्या करना है, अब आप यहां पर सबसे पहले ऑगमेंटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। ऑगमेंटेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? आपका जो टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट है 150,000 का, या चलो हम इसको यूं कर लेते हैं, आपका जो टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट है 150,000 का, इसमें ऐड कर दो 30,000, दैट इज गोइंग टू बी 180,000। आपका ऑगमेंटेड प्रॉफिट कितना आ गया? 180,000 आ गया। ठीक है, उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। अब आपने क्या करना है, मार्जिनल रिलीफ फाइंड करना है। ठीक है। अब देखो 180, अब मार्जिनल रिलीफ कैसे फाइंड हो रहा था कि आपने क्या करना था, आपकी अपर लिमिट क्या है? 250,000। ठीक है, अपने पास फॉर्मूला देख लें। ऑगमेंटेड प्रॉफिट उसमें से माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड फ्रैक्शन क्या है? 3/200, मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स क्या है? 150,000, और ऑगमेंटेड प्रॉफिट क्या है? 180,000। ये फॉर्मूला पुट करें, आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। ये देखें, 870। हायर लिमिट माइनस ऑगमेंटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय ऑगमेंटेड प्रॉफिट। ये आंसर आ गया आपका। अब इस आंसर का करना क्या है, आपने ये जो 150 टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट लिया था, इस पर सबसे पहले 25% लगाओ। ठीक है। उससे आपकी कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी आ गई। उस लाइबिलिटी में से मार्जिनल रिलीफ माइनस करो, जो पीछे बच जाएगा वो आपकी फाइनल कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी। आई होप सो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसको एक नजर देखें, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। दो तीन बातें सिर्फ मैंने आपको यहाँ तक बताई हैं। टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट, सॉरी, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट में क्या क्या चीजें आएंगी? आपकी टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, प्रॉपर्टी इनकम, चार्जेबल गेन्स, मिसलेनियस इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम, सबको ऐड कर दो, टोटल प्रॉफिट आ गया। उससे क्यूसीडी माइनस कर दो, टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट आ गए। फिर अगर टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट, सॉरी, अगर टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट आपका जो है वो लोअर लिमिट से कम है, 50,000 से कम है, तो सीधा सीधा 19% लगाओ। ये बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देख लें। ठीक है, जिसको मेन रेट कहा जाता है, ये देखें। और
जैसे मैंने आपको कहा कि 2022 में 19% ही सिर्फ एक मेन रेट होता था, हम सीधा सीधा 19% लगाते होते थे। अगर 250 से ज्यादा आपका टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट आ रहा है तो आपने सीधा सीधा क्या करना है, 25% लगाना है। फिर इसके बाद जो है, अगर आपका लोअर लिमिट जो कि 50,000 है और अपर लिमिट जो कि 250,000 है, इसके दरमियान में आ रहा है, तो आपने उस पर मार्जिनल रिलीफ लगाना है। मार्जिनल रिलीफ का क्या फॉर्मूला है, अपर लिमिट माइनस ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स। ऑगमेंटेड प्रॉफिट कैसे आएंगे, टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट प्लस डिविडेंड फ्रॉम अनएसोसिएटेड कंपनीज। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ऑगमेंटेड प्रॉफिट। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स भी हैं, आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये मार्शल रिलीफ का फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है और ये पेपर में आपको जो टैक्स रेट है उसमें गिवन भी होगा। चलें, अब हम मजीद आगे चलते हैं। जल्दी से इसको जरा अटेम्प्ट करें 2 मिनट के अंदर अंदर, फिर हम आगे फर्दर मूव करते हैं। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 5 को जल्दी से सॉल्व कर लें, फिर हम थोड़ा सा शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड्स की तरफ चलते हैं। सर सॉरी, वो फॉर्मूला वापस दिखाइएगा 1 मिनट। जी, ओके सर, थैंक यू। अफाक भाई, आंसर जो है 28,467। जी ठीक है, यही आंसर है। जी, चलें हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने बड़ी बेसिक सी बात की कि कैसे हमने प्रॉफिट्स जो है वो, सॉरी, कैसे हमने टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। चलें, अब हम थोड़ा सा मजीद आगे जाते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको लास्ट में जो सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था कि दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, एक होते हैं अकाउंट, एक होता है पीरियड ऑफ अकाउंट और एक होता है अकाउंटिंग पीरियड। अब पीरियड ऑफ अकाउंट या अकाउंटिंग पीरियड, इन दोनों में क्या फर्क होता है, तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि एक पीरियड ऑफ अकाउंट जो है वो बेसिकली वो पीरियड होता है जिसके लिए जिस टाइम के लिए कंपनी अकाउंट्स बनाती है, यानी जिस टाइम के लिए कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी वो कंपनी का क्या होगा, वो कंपनी का पीरियड ऑफ अकाउंट कंसिडर होगा। एक अकाउंटिंग पीरियड बेसिकली आपका वो पीरियड होता है जिसके लिए आपको टैक्स चार्ज किया जाता है और ये मैक्सिमम 12 मंथ्स का हो सकता है। ठीक है, पीरियड ऑफ अकाउंट्स 12 महीनों का भी होता है, 12 से कम का भी होता है, 12 से ज्यादा का भी होता है। लेकिन अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 12 मंथ से ज्यादा का नहीं हो सकता, कम का कंसिडर किया जा सकता है लेकिन ज्यादातर ये 12 मंथ्स का ही होता है। ठीक है, तो दो टर्मिनोलॉजीज है, अकाउंटिंग पीरियड एंड पीरियड ऑफ अकाउंट्स। पीरियड ऑफ अकाउंट वो टाइम जिसके लिए एक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, एंड अकाउंटिंग पीरियड वो टाइम जिसके लिए कंपनी टैक्स पे करेगी। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कंपनी जो अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ज्यादा टाइम के लिए बना देती है। ठीक है, लेकिन टैक्स तो वो सिर्फ 12 मंथ्स के लिए पे करेगी। तो उस केस में फिर हमने टाइम अपॉर्शन करनी होती है चीजें। तो देखिए,
Short accounting periods, the upper and lower augmented profits limit of 250 and 50,000 apply for accounting period of 12 months. सीधा सीधा उसका कहने का ये मतलब है कि ये जो हमने 50,000 और 250,000 की लिमिट दी है ना, ये 12 महीनों की है। अगर तो आपका अकाउंटिंग पीरियड, सॉरी, अगर आपका जो अकाउंटिंग पीरियड कम बन रहा है, यानी आपके पीरियड ऑफ अकाउंट्स जो है वो मिसमैच हो रहे हैं, तो फिर आपकी ये टाइम अपॉर्शन जो है वो हो जाएगा। अब टाइम अपॉर्शन के लिए आपको ये चीज समझनी है, जो ये पीछे हमने टेबल यहाँ पर दिया था, कि ये लिमिट्स अप्लाई कब हो रही हैं। ये लिमिट 2023 और 2024 में अप्लाई हो रही हैं, सिर्फ ये वाला टाइम, ठीक है। यानी 2022 में इस तरह की कोई भी सिचुएशन कंसिडर नहीं की जाएगी। तो 2023 और 2024 में ही आपको ये जो जब टाइम अपॉर्शन करेंगे, तो तभी आपने इनमें ये लोअर और हायर लिमिट्स को यूज करना होगा। देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो देखें, Elm Limited has the following results for the 9 months ended 31st March 2025, जिसमें टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स 150 हैं, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अनकनेक्टेड कंपनीज 30,000 है। आप इसका ऑगमेंटेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, दैट इज 180,000। उस नीचे कैलकुलेट भी किया हुआ है, ठीक है। अब देखें उसका महीना कब खत्म, सॉरी, उसका पीरियड ऑफ अकाउंट्स कब खत्म हो रहे हैं, 31st मार्च 2025। इसका मतलब है ये कब स्टार्ट हुआ होगा, ये स्टार्ट हुआ होगा यानी 9 मंथ्स पहले आप चले जाओ, तो दैट इज गोइंग टू बी आई गेस जून में, कि जुलाई में स्टार्ट हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में, हाँ, ये जुलाई में स्टार्ट हुआ होगा। यानी आपका पीरियड कब स्टार्ट हुआ होगा, जुलाई 24 से, और खत्म कब हो रहा है, मार्च 25 तक। आई होप सो यहां तक बात समझ में आ रही होगी। यानी ये कितने महीने बने, ये सिर्फ 9 मंथ्स बन गए। जब ये 9 मंथ्स बने हैं, तो फिर आपकी वो जो हायर और अपर लिमिट्स ना, वो भी 9th मंथ पे अपॉर्शन हो जाएंगी। तो इसमें और कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल क्या करना है कि वो जो 50,000 की लोअर लिमिट थी, उसकी 9 मंथ्स की लिमिट फाइंड करो, और जो 250,000 12 मंथ्स का था, उसको 9 मंथ्स पे अपॉर्शन कर दो, दोनों की लिमिट्स फाइंड कर दो, और फिर बाकी क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व कर लो। देखो, 50,000 की जो 9 मंथ्स की लिमिट वो कितनी बन रही है, 37,500 उन्होंने बताई हुई आपको। 250,000 की 9 मंथ्स की लिमिट बन रही है 187,500। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अब आपका जो प्रॉफिट अगर 187,500 से ज्यादा है, तो सीधा सीधा 25% लगा दो। 250 पे अब देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 12 मंथ्स का है, हम 9 मंथ्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप सो बात समझ में आ रही होगी। अब देखो, आपका प्रॉफिट जो है वो लाई कर रहा है आपकी जो मेन क्या कहते हैं, आपकी ये वाली जो लिमिट्स हैं, अपॉर्शन लिमिट्स हैं 37 और 187, इसके दरमियान में ये 180 लाई कर रहा है, आपको मार्जिन रिलीफ मिलेगा। तो आप क्या करोगे, 187,500 जैसे उसने दिया हुआ है, -180, 3/20 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 184। बाकी ये चीज आपको ऑलरेडी आती है। इसको देख के बताएं कि अगर आपको यहाँ पर कुछ चीज नहीं समझ में आई। जो सिर्फ समझने वाली वो बात थी, वो ये थी कि अगर आपका पीरियड ऑफ अकाउंट 12 मंथ से छोटा है, या आपका अकाउंटिंग पीरियड जो है 12 मंथ से छोटा है, तो आपके जो मार्जिनल रिलीफ्स होंगे, सॉरी सॉरी, आपकी जो अपर और हायर लिमिट्स होंगी, सॉरी, लोअर एंड अपर लिमिट्स जो होंगी आपकी, वो आपकी टाइम अपॉर्शन हो जाएगी। ठीक, यहां तक अगर कोई मसला है तो पूछ लें, नहीं तो आगे चलता है। सर ये जो टाइम अपोर्शन करना है, ये फिजिकल ईयर के मुताबिक करना है या फिर अपना नहीं, ये वो जो पीरियड ऑफ, अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग पीरियड उसने देखो बता दिया ना, कि देखो 9 मंथ्स के लिए उसने बनाए हैं, ठीक है। तो उसने, अब देखो, उसका पीरियड ही 9 मंथ्स का था, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही 9 मंथ्स की बनाई हैं, तो अब वो टैक्स भी 9 मंथ्स का ही पे करेगी। लेकिन हाँ, अगर वो ये कहता ना कि उसने पीरियड 19 मंथ्स का बना दिया है, तो फिर 19 मंथ्स को आप ब्रेक डाउन करते 12 और 7 में, फिर आप 12 मंथ्स का अलग बनाते, 7 मंथ्स का अलग बनाते, ये हम आगे भी इसकी बात करते हैं। लेकिन जब वो 12 मंथ से कम का बोल रहा है ना,
तो उसका मतलब है फिर आपने इसको टाइम अपोर्शन करना, और वो आपने टैक्स ईयर के अकॉर्डिंगली नहीं करना होगा, वो आपने करना होगा जिस टाइम के लिए वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही, क्योंकि टैक्स तो मैक्सिमम 12 मंथ्स पे जाएगा ना, ये तो 12 मंथ से कम हो गया। ठीक है। सही है, मतलब ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि जी जी कितने मंथ्स का बनाना है आपको, जी, कितने ऐसा मंथ्स ही का है। हो। जी जी, ऐसा ही है। चल चल, अब इसको जरा देख लें कि देखें, रेड लिमिटेड हैज द फॉलोइंग रिजल्ट फॉर द 6 मंथ्स एंडेड। देखो, अब वो कितने महीनों के लिए बना रही है, वो सिंपल और सिंपल 6 महीनों के लिए जो है वो बना रही है। तो देखो, जब उसने ट्रेडिंग ही 6 महीनों के लिए की है, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपकी जो अप लोअर और हायर लिमिट्स हैं, वो टाइम अपोर्शन हो जाएंगी फॉर 6 मंथ्स। सो 50,000 को 6 मंथ्स पे पोर्शन करो, 250 को 6 मंथ्स पे पोर्शन करो, न्यू लिमिट्स आइडेंटिफाई करो, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी फाइंड करो। तो पहले जरा आप मुझे बताएं कि लोअर और अपर लिमिट को जरा 6 मंथ्स पे अपॉर्शन करें, क्या क्या लिमिट्स बन जाएंगी, जरा दोनों जल्दी से बताएं। लोअर लिमिट जो है 25,000 रिवाइज्ड। लोअर लिमिट आप कह रहे हो कि 25,000, ठीक है, और हायर लिमिट 125,000 125 रिवाइज्ड। बन जाएगी। ठीक है, सीधा आपने उसको 2 पे डिवाइड कर दो। चलो, ये अब आपकी न्यू लिमिट्स आ गई। अब आप जो है वो देखो कि आपका ऑगमेंटेड प्रॉफिट इन दोनों के दरमियान में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ऑगमेंटेड प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 110 + 1 10 कितना, 110 + 10 कितना हो जाएगा? 120। तो विच मीन्स कि आपका ऑगमेंटेड प्रॉफिट इन दोनों के दरमियान लाई कर रहा है, राइट? तो इसका मतलब है अब आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। अब आप मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करो। वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो देखो, बड़ा ही आसान है। 125,000 -120 मल्टीप्लाई बाय 3/200, तो एज इट इज रहेगा, वो तो नहीं चेंज होता। मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइड बाय 120। बस ये मार्जिनल रिलीफ है। कैलकुलेट करो जरा इसका मार्जिनल रिलीफ, मुझे बताओ आंसर। जी समीर साहब, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। 69, अप्रोक्सीमेटली 69। नहीं, अप्रोक्सीमेटली। अच्छा ठीक है, पॉइंट्स में आ रहा है, ठीक है, जी जी, 69 पॉइंट्स आ में। गया। चलो, 69 आ गया। अब इसको क्या करना है? अब 110 आंसर आया था ना, 110 का अब जरा कैलकुलेट करो 25%। आंसर बताओ। 27,500। 27,500, इसमें से 69 माइनस कर दो, पीछे जो भी ट्वेंटी बचेगा वो आपकी सेवन थाउजेंड कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी है। ट्वेंटी ठीक है। सेवन थाउजेंड 431। जी, ऐसा ही है। अच्छा, अ, ये टाइम अपोर्शन नहीं होगा अफाक भाई? नहीं नहीं ये जो नहीं नहीं, मार्जिन वाला। ना ना ना, नहीं, मार्जिनल रिलीफ तो हमने टाइम अपोर्शन कर दिया ना। देखो, मार्जिनल रिलीफ तो अपर और लोअर लिमिट पे बेस्ड है ना। देखो, वो हमने टाइम अपोर्शन कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी टाइम अपोर्शन नहीं करना। नहीं, ये जैसे भी हमने टीटीपी ओवर जो नहीं 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 एपी नहीं, की। वो नहीं टाइम, वो टीटीपी आपको टाइम अपोर्शन दिया हुआ है, वो 6 महीनों का आपको बता दिया उसने, 110 है। हाँ, अच्छा। ठीक है, बस मुझे 1 मिनट जरा दे दे। अच्छा, चले। अह, चलिए, आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बड़ी आसान सी चीज़ें हैं। ठीक है। और अगर इसको साथ साथ लेके चलेंगे तो ये बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगी। चलिए जी, देखें, अब अगली हम क्या बात करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड स्ट्रैडलिंग 31 मार्च। तो कहता है कंपनी अकाउंटिंग पीरियड फॉल इनटू, अब जिस तरह मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया ये वाला, कि देखो, अब व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि अब आपका जो पीरियड ऑफ अकाउंट है वो 19 मंथ्स का है। 19 मंथ्स का मतलब है कि एक पूरा टैक्स ईयर भी आ रहा है 12 महीनों का, और अगला टैक्स ईयर भी आ रहा है। तो फिर इस केस में आपने दोनों को करना है। मुझे प्लीज 1 मिनट दे दे, मैं कॉल अटेंड करती हूँ।
अच्छा जी, सॉरी। चले, मैं आपको ये बता रहा था कि देखें अब क्या होगा। अभी तो हमने बात कर ली शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड की, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जिसमें ये होगा कि आपका जो पीरियड ऑफ अकाउंट है वो एक ही फिस्कल ईयर में कंप्लीट हो रहा है। फिस्कल ईयर का मतलब है टैक्स ईयर, राइट? तो वो एक ही फिस्कल ईयर में आपका जो है वो कंप्लीट हो रहा है, तो उसका तो कोई मसले की बात ही नहीं है। आपने सीधा सीधा बस टाइम अपॉर्शन करना है अपने लोअर और अपर लिमिट को। लेकिन जब आपका पीरियड ऑफ अकाउंट एक से ज्यादा फिस्कल ईयर में आ जाएगा तो फिर उस सिचुएशन में हमने क्या करना है, उसको हम इलस्ट्रेशन से देख लेते हैं, थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखें, ओबी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग रिजल्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट उसका ये है, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अनकनेक्टेड कंपनीज उसकी ये है। आप इसका ऑगमेंटेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, दैट इज गोइंग टू बी 320,000। ऐसा ही है। चलो, अब आगे देखो। अब देखो उसका ऑगमेंटेड प्रॉफिट जो है वो आ गया है 320,000 को। यहां पर उसने हमें ये बताया हुआ है, हाँ ठीक है, ये देखो। अब यहां पर देखें, वो ये कह रहा है कि एपी स्ट्रैडलिंग 31 मार्च, और उसकी साल कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर 2023 को जो है उसका टाइम पीरियड जो है वो ओवर हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखें, The AP straddles 31st March 2023 as augmented profits are above the upper limit, जो आपको आपने देख लिया कि वो 250 से ऊपर हैं, the main rate will apply। अब देखो, आपका साल स्टार्ट हुआ है जनवरी 2023 से, खत्म कब हुआ है, दिसंबर 2023 में। टाइम पीरियड कितना बना, 12 मंथ्स बन गया। लेकिन इस 12 मंथ्स में मसला क्या है कि आपकी टाइम आ रहा है मार्च 2023, द स्ट्रैडलिंग पॉइंट, द कट ऑफ पॉइंट, जिसके पहले आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, नहीं सॉरी 22-23, ओहो गलत हो गया, जिससे पहले आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, जिसके बाद आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 है। ऐसा ही होगा, ऐसा ही है ना? आई होप तो समझ में आ रहा है कि देखो ना, मार्च 2023 पे आपका टैक्स ईयर खत्म हो गया, 3 महीने पुराने टैक्स ईयर में चले गए, 9 महीने नए वाले टैक्स ईयर में चले गए। ठीक है, आई होप से यहां तक बात समझ में आ गई। तो देखो, 3 मंथ्स 1 जनवरी 2023 टू 31 मार्च 2023 फॉल इन फाइनेंशियल ईयर 2022, एंड बाकी के 9 महीने 2023 में चले गए। तो आप क्या करोगे, आप अपने प्रॉफिट को निकालो पहले। आपका प्रॉफिट कितना था, 320। आपका जो टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट था वो 300 था, ऐसा ही है। आप 300 का पहले 3 मंथ्स का अलग प्रॉफिट निकालो, 9 मंथ्स का अलग प्रॉफिट निकालो। 300,000 का 3 मंथ्स का जरा प्रॉफिट निकाल के बताएं कितना बन रहा है। 14,250। हाँ जी, अच्छा, एक मिनट। तो देखिए, 300,000 का आपने, नहीं नहीं, ये तो 19% से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना। जी। सिर्फ 300,000 का 3 मंथ्स का प्रॉफिट निकाले ना, 19 से मल्टीप्लाई ना करे ना अभी। 75,000। हाँ, देखो, 300,000 को जब आप 3/12 से करोगे तो कितना आएगा, 75,000। इसका मतलब है फाइनेंशियल ईयर, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितना प्रॉफिट आ रहा है, 75,000। अभी मैंने ऊपर आपको टेबल बताया था, तो उसमें क्या साफ साफ लिखा हुआ था कि 2022 में एक ही टैक्स रेट था, और वो क्या था, 19%। मैं आपको ऊपर दिखा भी देता हूं, ये देखें, 2022 में एक ही टैक्स रेट था और वो क्या था, 19%। ऐसा ही है। तो आपने क्या करना है, आपने ये जो 75,000 निकाला है ना, इस पर कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा 19% लगा दो और अपना टैक्स कैलकुलेट कर दो, जो इन्होंने कैलकुलेट करके आपको 14,250 यहाँ दे। देखो दोबारा से सुनो,
आपकी जो कंपनी थी उसने इस बार 12 महीनों के ही पीरियड ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं, लेकिन मसला क्या हुआ कि आपका 3 महीने पुराने टैक्स ईयर में आ रहे हैं और 9 महीने नए टैक्स ईयर में आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो पुराना टैक्स ईयर होगा, सॉरी, जितना टाइम पुराने टैक्स ईयर में आ रहा है उस पर पुराने के रूल्स के मुताबिक टैक्स देना पड़ेगा, और जो नया है उस पर नए के मुताबिक टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो, आपने ये कहा कि जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने आ रहे हैं फिस्कल ईयर 2022 में, जब टैक्स रेट था 19%। आप 3 महीनों का प्रॉफिट निकालो, सीधा सीधा उस पर 19% निकालो। आई होप सो क्वाइट सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। जो बाकी 9 महीने बचे हैं उसका प्रॉफिट निकालो, तो 320 में से 75 पे, दैट इज गोइंग टू बी 225,000। अब 225,000 जो है वो आपका क्या होगा, वो आपका बाकी का प्रॉफिट है। वो आप सॉरी, वो, हाँ, वो आपका बाकी का 9 मंथ्स का प्रॉफिट है। उस पर सीधा सीधा आप लगा दो अपना 25%। दैट इज गोइंग टू बी 56,250, और ये आपकी कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। दैट इज 7,500। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि जी देखें, अगर हमने यहाँ पर जो है वो टाइम अपॉर्शन, सॉरी, यहाँ पर अगर हमने प्रॉफिट्स को अपॉर्शन किया तो मार्जिनल रिलीफ क्यों नहीं लगा रहे? तो देखिए, मार्जिनल रिलीफ आपका इस ओवरऑल ऑगमेंटेड प्रॉफिट की बेसिस पे लगेगा। ये ऑगमेंटेड प्रॉफिट 250 से बहुत ऊपर था, इसलिए हम मार्जिनल रिलीफ का यहाँ पर कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो आगे चलते चलें। इसको सॉल्व करें प्लीज, 5 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से। पाक भाई, ये 90,000 अगमेंटेड प्रॉफिट आ रहा है, दैट मीन्स ये हम इसको मार्जिनल रिलीफ लगाएंगे, राइट? 75,000 आपके टोटल प्रॉफिट है, और 50,000, तो ये बन गया 90,000। जी, इस पे मार्शल रिलीफ लगेगा जी, ऐसे ही है। पहले हम अपॉर्शन करें, उसके बाद मार्जिनल रिलीफ लगाएं। पहले आप क्या करें, सॉरी दोबारा बोलिएगा। जो लिमिट्स है अपॉर्शन करके, उसके बाद फिर मार्जिनल रिलीफ। हाँ, क्योंकि देखो ना, मार्जिन रिलीफ आपका सिर्फ एक एप्लीकेबल फाइनेंशियल ईयर में लगेगा। मार्जिन रिलीफ कब एप्लीकेबल है? फाइनेंशियल ईयर 2023 में और 2024 में। तो जितने प्रॉफिट आपके 2023 और 2024 में आ रहे हैं उस पर उसके अकॉर्डिंगली मार्जिन रिलीफ आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन 2022 में जो आपका प्रॉफिट आ रहा है उस पर मार्जिन रिलीफ नहीं लगेगा।
पाक भाई आप जी प्लीज बताइएगा, हो गया? यानी आप जरा सॉल्व कर सकते हैं, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है इसलिए। अच्छा जी जी, समीर और बुल्ला, आप लोगों का हुआ? नो सर, नहीं हुआ। अच्छा, देखें देखें इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप, सबसे पहला स्टेप जैसे मैंने आपको बताया, आपने क्या निकालना है, आपने ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स निकाल देना है। वो कितना बनेगा, 75 में 15 ऐड करो, दैट इज 80 और 90,000। ऐसा ही है, यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। अब देखें, साल कब खत्म हो रहा है जी, 30 सितंबर 2023 में खत्म हो रहा है। इसका मतलब है शुरू कब हुआ होगा, फिलहाल हम 12 महीनों का ही कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, जब अनटिल एंड अनलेस उसने ना बताया हो। तो इसका मतलब है ये स्टार्ट हुआ होगा अक्टूबर 2022 में, खत्म हो रहा है सितंबर 23 में। ऐसा ही है। बीच में क्या डेट आ रही है, मार्च 23, यानी मार्च से इधर फाइनेंशियल ईयर 22 है, मार्च से इधर फाइनेंशियल ईयर 23 है। यहां तक बात समझ में आई? यस सर। जी चलो, जी। चलो ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। अब पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितना प्रॉफिट जाएगा। तो हम जरा कैलकुलेट कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीनों का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना था, 75,000। 75,000 का हाफ ले लो, यानी 6 महीनों का करो जरा, तो कितना बना आंसर? 37,500। 37,500 उसका प्रॉफिट आ गया। अब ये प्रॉफिट कब लाई कर रहा है, ये प्रॉफिट लाई कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 2022 में, जिस पर आपका नॉर्मल 19% टैक्स चार्ज हो जाएगा। तो इस पर 19% लगाओ, ये आ जाएगा 7125। ये आपका एक टैक्स बन गया। यहां तक बात नहीं समझ में आई तो प्लीज बताइएगा। चलें, अब इसी तरीके से फाइनेंशियल ईयर 23 में आपका रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, 37,500। ऐसा ही है, यहां तक बात समझ में आ गई? जी अब देखें, जो 37,500 आपका प्रॉफिट है, अब आप ये देखें कि जो आपके ऑगमेंटेड प्रॉफिट है वो क्या है, 90,000 के हैं। 90,000 का जो ऑगमेंटेड प्रॉफिट है वो आपका मार्जिनल रिलीफ के लिए अवेलेबल है। ऐसा ही है। तो अब आप जरा इस पे मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करें। मैं यहां कैलकुलेट करता हूं, देखें मार्जिनल रिलीफ की अपर लिमिट कितनी है, 250। यहां पर लिमिट्स टाइम अपोर्शन नहीं होंगे क्योंकि साल आपका पूरा 12 महीनों का ही है, ठीक है। माइनस कर दें ऑगमेंटेड प्रॉफिट 90,000 का, मल्टीप्लाई कर दें 3/200 के साथ, मल्टीप्लाई कर दें टैक्सेबल प्रॉफिट था 75,000 का और ऑगमेंटेड प्रॉफिट था 90,000 का। आंसर बताइएगा जरा इसका। 2000। 2000। जी, यहां तक बात समझ में आ गई सबको? जी अच्छा जी। अब ये जो 2000 का आपका प्रॉफिट आया है, ये आपका किसके लिए बन गया, ये आपका जो है वो पूरे साल के लिए कंसिडर हो गया। लेकिन हम जो फाइनेंशियल ईयर 2023 कंसिडर करें वो तो हमारा 6 महीनों की बेसिस पर है। आप इस 2000 को डिवाइड बाय 2 करें, दैट इज गोइंग टू बी 1000। देखो, मार्जिन रिलीफ पूरे साल का मिला ना, लेकिन आपने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया वो तो सिर्फ 6 महीनों का है, राइट? तो आपको कितना मार्जिन रिलीफ मिल रहा होगा, हाफ मार्जिन रिलीफ मिल रहा होगा, दैट इज गोइंग टू बी 1000। यहां तक बात समझ में आई? जी। चलो, अब ये जो 37,500 है, इस पर कैलकुलेट करो 25,000, सॉरी 25%।
पूरा 25% कैलकुलेट करो इस पे। 9375। ठीक है जी, 9375। इसमें से माइनस कर दो 1000, पीछे बचा 8375। ये वाला 8375 और 7125, ये दोनों आपकी टैक्स लाइबिलिटीज कैलकुलेट हो। हम्म। यहां तक अगर कोई मसला है तो पूछ लें। तो यहां तक बात समझ में आ गई आप ये लोगों को? जो हमारा 2000 आया था ये फॉर द ईयर था, तो हमने ये इसको पूरे साल अपोर्शन का था। किया हाफ जी ईयर में। जी जी जी, ऐसा ही ऐसा ही। बाकी फाइनेंशियल ईयर 23 में वही नॉर्मल जो वर्किंग थी हमने की। ऐसा ही है बिल्कुल। जी, समीर समझ में आया, अब्दुल्ला समझ में आया? यस सर। चलें जी, जी जी सर। चलें आगे चलें। चलें, अब हम जरा मजीद आगे बात करते हैं एसोसिएटेड कंपनीज की। देखिए, एसोसिएटेड कंपनीज के बारे में आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा, ठीक है, अपने F3 वाले सब्जेक्ट में, जिसमें आपने कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसमें आपने सब्सिडरीज, पेरेंट एंड एसोसिएट्स के बारे में थोड़ी बहुत जो है वो बात वगैरह की थी। थोड़ा सा यहाँ पर हम मजीद देख लेते हैं कि एसोसिएटेड कंपनीज कौन सी होती हैं। तो कहते हैं वो कंपनीज एसोसिएटेड होती हैं when one company controls the other or both are controlled by the same person। कंट्रोल का क्या मतलब होता है? कंट्रोल मीन्स दैट द पर्सन हैज लेस देन 50% ऑफ शेयर होल्डिंग। देखो, अगर मोर देन 50% ऑफ, सॉरी, कंपनी हैज ग्रेटर देन 50% ऑफ शेयर होल्डिंग। ग्रेटर देन 50% ऑफ शेयर होल्डिंग का क्या मतलब है? कि कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, एक कंपनी एक तरीके से उसको कंट्रोल कर रही होती है, राइट? देखो, इसमें अब क्या क्या बातें आ जाती हैं कि कैसे आप एक कंपनी के मोर देन 50% जो है वो उसका कंट्रोल हासिल करोगे। उसका जो शेयर है वो ले लो। वोटिंग राइट्स आपके पास मैक्सिमम होने चाहिए। यू हैव द राइट टू रिसीव द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, इसका मतलब होता है डिविडेंड। डिविडेंड हासिल करना आपका हक हो। एंड यू हैव द राइट टू रिसीव द नेट एसेट इन द इवेंट ऑफ विंडिंग। विंडिंग अब कहते हैं कि जब कंपनी खत्म हो रही होती है ना, और या जब कंपनी वाइंड अप कर रही होती है अपना सब कुछ, तो वाइंड अप करते हुए जो कंपनी के एसेट्स हैं वो उसके शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, और उन शेयर होल्डर्स को मिलते हैं जिनका मेजर होल्ड होता है। तो आप अगर एक कंपनी के मेजर होल्डर हो तो आपको उन एसेट्स को का मिलना जो है आपका हक होगा, ठीक है? तो क्या है, आपके पास उस कंपनी के वोटिंग राइट्स होने चाहिए, शेयर्स होने चाहिए, डिविडेंड मिलना आपका हक हो, एंड नेट एसेट्स मिलना आपका हक हो। तब हम कह सकते हैं कि आपका जो है वो उस कंपनी में कंट्रोल होगा। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें, आगे चलते हैं। बड़ी आसान सी बात थी, ये आप लोगों ने पढ़ी भी हुई थी, ठीक है, कि कंट्रोल का क्या मतलब होता है। कंट्रोल का मतलब होता है कि जब एक कंपनी मोर देन 50% शेयर होल्डिंग एक कंपनी में जब खरीद ले तो वो उसकी सब्सिडरी बन जाती है। लेकिन बहुत से ऐसे सर्कमस्टांसेस भी होते हैं कि जिसमें एक कंपनी अगर लेस देन 50% भी शेयर होल्डिंग खरीदे, लेकिन उस कंपनी का सिग्निफिकेंट होल्ड है सच दैट कि उस कंपनी के अलावा बाकी शेयर होल्डर्स बहुत थोड़े थोड़े से हैं, या उस कंपनी का मेजर स्टेक है, ले लेती है वो कंपनी, तो इस तरीके से भी कंपनी कंट्रोल हासिल कर सकती है। ठीक है, तो ये बातें आपने इसमें याद रखनी होंगी, क्योंकि इन्हीं बातों में अब हम थोड़ा सा डिस्कशन जो है वो करेंगे। अच्छा, कहते हैं पॉइंट्स टू नोट व्हेन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ एसोसिएटेड कंपनीज। अच्छा, इसको चले पढ़ ही लेते हैं। रिमेंबर टू इंक्लूड द पेरेंट कंपनी इन द नंबर ऑफ एसोसिएटेड कंपनी। अभी इसको मैं समझाऊंगा नहीं, सिर्फ इसको पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में ये बातें समझेंगे। Remember to include the parent company in the number of associated companies in the group. Companies that are associated for only part of an accounting period are deemed to be associated. Deemed का मतलब आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, considered to be associated for the whole of the accounting period. I hope so, समझ में आ रहा होगा। Both UK resident and overseas resident companies are included. डॉर्मेंट कंपनीज आर एक्सक्लूडेड, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इन द एग्जाम में रिक्वायर यू टू, अब ये क्वेश्चन आपसे कैसे मांगेगा, इस तरीके का,
और ये बड़ा आता भी होता है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन, बड़ा फेमस क्वेश्चन होते हैं इस पे। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ एसोसिएटेड कंपनीज इन अ ग्रुप, 2 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। जस्टिफाई द नंबर हैविंग, justify the number having given the number of associated companies आ सकता है, इतना पॉपुलर नहीं है। एक्सप्लेन why companies are included and excluded, 1 मार्क और 2 मार्क्स थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है इस पे, ठीक है। ये 2 मार्क्स एमसीक्यू है, ये 1 और 2 मार्क्स थ्योरी क्वेश्चन इसमें आ सकता होता है। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम जरा इसका एक सवाल कर लेते हैं, और इसके सवाल में जरा देखें। पेपर में भी इसी तरीके की हेडिंग आती हैं, और ये टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा बड़े मजे का एक फेवरेट सेक्शन होता था, क्योंकि इसमें वाहिद टेक्स्ट में ना इस तरीके की एक डायग्राम नजर आती है, तो दिल खुश हो जाता है कि यार चलो कुछ डायग्राम नजर आई है। तो आ, अच्छा जी, चले, ठीक हो गया। देखिए जी, ये जो कंपनी आपको ऊपर दी होती है ना, ये पेरेंट कंपनी होती है। ऊपर आपको लिख भी देता होता है, ए लिमिटेड इज द पेरेंट कंपनी ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है। ये पेरेंट कंपनी है, बोल्ड में लिखा होगा, टॉप पे लिखा होता है। ये कहता है जी कि जो ए लिमिटेड है उसने बी लिमिटेड को 60% होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। अच्छा, इसमें आगे भी बात बताई हुई है। चलो, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को 60% होल्ड किया है, यहां तक बात समझ में आ गई। ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड को 100% होल्ड किया हुआ है, ठीक है। और ए लिमिटेड ने ई लिमिटेड को 80% होल्ड किया हुआ है। पर बात यहां खत्म नहीं होती, सी लिमिटेड ने 80% डी को भी होल्ड किया हुआ है, ठीक है। यहां तक मैंने आपको बड़ी बेसिक सी बात समझाई है। चले, ऑल ऑफ द कंपनीज आर यूके रेजिडेंट, सारी कंपनीज यूके रेजिडेंट है एक्सेप्ट फॉर ई लिमिटेड। ई लिमिटेड यूके रेजिडेंट नहीं है, विच इज रेजिडेंट आउटसाइड द यूके एंड ऑल इट्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज आर कंडक्टेड आउटसाइड द यूके। All companies have 31st year and all companies are trading companies except for B Limited, which is dormant. D Limited was bought by C Limited on 1st July 2024. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लें, फिर हम जरा देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है। चलिए जी, आगे बढ़ने से पहले डॉर्मेंट का मतलब समझ लें। व्हाट इज डॉर्मेंट? डॉर्मेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी कंपनी जो फिलहाल एक एक्टिव स्टेट में एक्टिव स्टेज में ना हो, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि वो फिलहाल ट्रेडिंग नहीं कर रही। तो ऊपर आपने साफ साफ ये बात पढ़ ली है कि जो एसोसिएटेड कंपनीज है उसमें आपने डॉर्मेंट कंपनी को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो जी सबसे पहली बात तो याद, आप पॉइंट नंबर 1 लिखो, बी लिमिटेड विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दी एसोसिएटेड कंपनीज। व्हाई? बिकॉज इट इज डॉर्मेंट कंपनी। तो देखो जी, उसने यही हेडिंग दी हुई है कि ए लिमिटेड इज नॉट एसोसिएटेड विद बी लिमिटेड एज इट इज अ डॉर्मेंट कंपनी। आई होप सो ये पहली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चले, गवर्नमेंट कंपनी जो वापस एक्सप्लेन करेंगे आप? डॉर्मेंट कंपनी कोई भी ऐसी कंपनी जो इनएक्टिव होती है, जो करंटली ट्रेडिंग नहीं कर रही होती है, टेम्परेरी या परमानेंटली दोनों चीजें जो है उसमें कंसिडर की जा सकती हैं, ओके। ठीक है। चले, अच्छा जी, अब देखें ए लिमिटेड और सी लिमिटेड 100%। देखो जब 100% है तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता ना और किसी बात का। तो इसका मतलब है ए और सी तो एसोसिएटेड कंपनीज हैं। तो देखो, ए लिमिटेड इज एसोसिएटेड विद सी लिमिटेड, आंखें बंद करके इस पे यकीन कर लो, ठीक है। चलो, ए लिमिटेड इज एसोसिएटेड विद ई बिकॉज 80%, ये भी मानने की बात है क्योंकि यूके रेजिडेंट है, ट्रेडिंग भी कर रही है, 80% भी है। तो देखो जी, यहां पर भी आ गया कि ई लिमिटेड है, इवन दो इट इज रेजिडेंट आउटसाइड, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉट रेजिडेंट हो, बस हमने कंसिडर करना है उसको। तो ई भी बात समझ में आ गई। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। देखो, अब ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये चीज रह गई है। देखो अब जरा इसको गौर से सुनना, बड़े बड़े मजे की चीज है। ए ने बाई किया सी को,
और सी ने बाय कर दिया डी को। आप बचपन में पढ़ते होते हैं ए इज इक्वल्स टू बी वेयर बी इज इक्वल्स टू सी, सो वी कैन से ए इज इक्वल्स टू सी। ये आपको अलजबरा की एक इक्वेशन याद होगी, आपने मैथ्स में कहीं ना कहीं पढ़ी होगी बचपन में। हम ये कहते हैं कि ए अगर बी के बराबर है और बी अगर सी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ए सी के बराबर है। ये बात समझ में आई? ये पढ़ी भी होगी आपने कहीं ना कहीं। इसी तरीके से ए ने खरीदा सी को, ठीक, मैं खरीदा तो नहीं खैर, लेकिन अब वैसे समझाने के लिए, और सी ने खरीदा डी को, तो हम कह सकते हैं कि ए ने खरीदा डी को। ये इस तरीके की सिचुएशन है, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ए और डी भी एसोसिएटेड कंपनीज है। ये बात समझ में आई है? जी जनाब, ये बात समझ में आई है? जी अफम जी। अच्छा चले, ठीक है। तो ये देख लें कि डी लिमिटेड के साथ भी एसोसिएटेड है, बिकॉज बॉट बाय सी लिमिटेड, एसोसिएटेड फॉर द होल ईयर। ए लिमिटेड कंट्रोल सी एंड सी कंट्रोल डी, तो वी कैन से कि ए कंट्रोल्स डी, ठीक है। तो अब देख लें जी, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 8 है, ये आप लोगों ने खुद बाद में अटेम्प्ट कर लीजिएगा। हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं, ठीक है, ताकि आज का जितना भी हम सोचा हुआ है वो हम कवर अप कर लें। इम्प्लीकेशंस ऑफ बीइंग एसोसिएटेड की क्या इम्प्लीकेशंस है, ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज कंसिडर की जा सकती है। द टेक्स्ट इम्प्लीकेशंस ऑफ बीइंग एसोसिएटेड आर upper and lower limits used to determine the rate of corporation tax are divided by the number of associated companies। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि देखो, अगर एक एसोसिएटेड ग्रुप में 5 कंपनीज है ना, तो उन 5 कंपनीज में ये जो अपर और लोअर लिमिट है ये डिवाइड हो जाती है। फिर हर कंपनी को अपनी अपनी नहीं मिलती, वो एक ही मिलती है और वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। आई होप सो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इंट्रा ग्रुप डिविडेंड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन, ये इसका ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज लिख देता हूं, ये इसका एडवांटेज है। क्यों एडवांटेज है? देखो, एक तो बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि डिविडेंड्स तो वैसे ही नहीं आते। इंट्रा ग्रुप डिविडेंड आप आपस में लेन देन कर, देखो अगर बाप बेटे को पैसे दे रहा है या बेटा अपनी अम्मा को पैसे दे रहा है, तो वो घर एक ही में घूम रहे हैं पैसे, राइट। तो इंट्रा ग्रुप डिविडेंड्स का मतलब है कि कंपनीज आपस में एक दूसरे को पैसे दे रही हैं, ठीक है। तो वो वाले आपके इंक्लूड नहीं होंगे ऑगमेंटेड प्रॉफिट में। जब वो ऑगमेंटेड प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होगा, तो ऑगमेंटेड प्रॉफिट आपका रिड्यूस हो जाएगा। जब ऑगमेंटेड प्रॉफिट रिड्यूस होगा, तो उसके लोअर लिमिट पर आने के या उससे कम आने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इस वजह से आपके कम टैक्स रेट्स के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा जी, आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। बड़े 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरूर एक नजर आपने पढ़ना है लेटर ऑन। अच्छा, इसके बाद चल ये देख लेते हैं। ई लिमिटेड इन इलस्ट्रेशन 7 हैज टैक्स अजी ऊपर वाली की बात कर रहा है, हैज टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2024 फॉर 200,000। ए लिमिटेड हैज नो डिविडेंड इनकम ड्यूरिंग द ईयर। कैलकुलेट द कॉर्पोरेशन टैक्स पेबल बाय ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा चले देखें, ये वाली कंपनी थी ना, हाँ ये कंपनी थी, ठीक है। कितनी कंपनीज है जी यहाँ पर, हमने बता दिया। चले अब देखें इसी जरा, आपका ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में आपकी कितनी कंपनीज हैं? एक, दो, ओ सॉरी बी तो नहीं थी, एक, दो, तीन एंड चार, पेरेंट कंपनी भी इंक्लूड होगी। ये 4 कंपनीज का आपका क्या बन गया है? ग्रुप बन गया, ठीक है, एसोसिएटेड ग्रुप। मैं इसको एजी का नाम दे रहा हूं। अब आपकी जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट कितनी है जी? 50,000। चारों पे डिवाइड कर दो, हर पे कितनी आएगी? 12,500 की।
एक एक पे आई। यहां तक आई होप सो बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से जो आपकी 250 की जो लिमिट थी वो भी आपकी जो है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी डिवाइड हो जाएगी। ये पहली बात आपको समझनी है, ठीक है। तो देखें, अपर लिमिट भी डिवाइड हो जाएगी चारों कंपनीज पर, और लोअर लिमिट भी डिवाइड हो जाएगी चारों कंपनीज पर, और अपर लिमिट भी डिवाइड हो जाएगी चारों कंपनीज पर, ठीक है। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखें, ये जो हमने जी जी, फोर हमने कंसिडर किया है, मतलब हमने पेरेंट कंपनी को भी इसमें इंक्लूड हाँ किया है पेरेंट को भी काउंटिंग। इंक्लूड करना है, डॉर्मेंट को इंक्लूड नहीं करना, पेरेंट कंपनी को जरूर इंक्लूड करना होता है, ठीक है। चलें, देखिए जी, ए लिमिटेड ऑगमेंटेड, अच्छा उसने आपको क्या दिया हुआ है, उसने आपको दिया हुआ है कि आपके टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट कितने हैं, 200,000 के हैं, ठीक हो गया। A limited augmented profit exceeds the revised upper limit and therefore it will pay the corporation tax at the main rate। देखो, अब वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो ये कह रहा है कि आपका जो टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट था वो 200,000 है। अब यहाँ पर डिविडेंड्स तो है नहीं, तो ऑगमेंटेड प्रॉफिट भी आपका 200,000 ही हो जाएगा। अब एक बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल बात है, 200,000 आप कंपनी ए का ऑगमेंटेड प्रॉफिट है। कंपनी ए की अपर लिमिट कितनी है, 62,500, वो तो एक्सीड कर रहा है ना ऑगमेंटेड प्रॉफिट 62,500 से। देखो, आपने 250 की यहाँ अलोन नहीं लेनी, आपने सिर्फ ए लिमिटेड की कंसिडर करनी है। तो देखो, जब 62,500 से आपका ऑगमेंटेड प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, विच मीन्स कि आप सीधा सीधा 200 पे क्या लगाओगे, 200 पे 25% टैक्स लगा दोगे। बस यही बात वो आपको समझाना चाह रहा था कि देखो, जब कंपनीज एसोसिएट हो जाती हैं तो आपकी अपर और लोअर लिमिट डिवाइड हो जाती है। जब ये डिवाइड हो जाती है तो फिर आपके जो ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स हैं वो सॉरी, आपकी जो अपर लोअर लिमिट जब डिवाइड हो जाती हैं तो उन पर फिर उस तरीके से आपका टैक्स चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो बस यही बात आपने यहां तक समझनी थी। यहां तक अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछ लें, नहीं तो बस आखिरी एक अगली चीज पढ़ते हैं और फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलें, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 9 को जरूर सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल रेप्लिका है जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलें, डिविडेंड्स की हम एक बात कर लेते हैं, और हाँ ठीक है, फिर हम इसको यहीं तक रखते हैं। कल फिर हम ट्रेडिंग प्रॉफिट को इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट करते हैं। डिविडेंड्स देख लें, डिविडेंड्स का कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। आधी बातें तो हम पहले ही कर चुके हैं। डिविडेंड रिसीव बाय यूके कंपनीज फ्रॉम अदर कंपनीज आर नॉट टैक्सेबल, ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नॉर्मली दे आर इंक्लूडेड व्हेन कैलकुलेटिंग, हाँ ऑगमेंटेड प्रॉफिट में होते हैं, ये बात भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एसोसिएटेड कंपनीज, ये भी बात आपको अभी देखो, अभी इंट्रा ग्रुप के ऊपर जो लाइन हमने पढ़ी थी कि इंट्रा ग्रुप डिविडेंड्स आर नॉट इंक्लूडेड, यही बात वो यहाँ लिख रहा है। तो ये तीनों बातें हम कर चुके हैं, तो आई गेस हमें इलस्ट्रेशन देखने की भी इसमें खास जरूरत है नहीं। अगर देखनी है फिर भी देख लें। टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट है, इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम वेरी नहीं आएगा, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अदर यूके कंपनीज ये भी नहीं आएगा। तो आपका टैक्स एडजस्टेड टैक्स सॉरी टैक्सेबल, ओहो, टैक्स क्या बनता था, मैं नाम भूल गया हूँ इसका, सॉरी टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट, यस, टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट आपका जो है वो 110 बन जाएगा, ठीक है। शायद मैं बहुत तेज चला गया हूँ, दोबारा बता देता हूँ। देखो कि टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट आ गया, इंटरेस्ट इनकम आ गई। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम बैरी लिमिटेड, बैरी लिमिटेड जो है उसने यहाँ पर आपको बता दिया है कि बैरी लिमिटेड उसकी सब्सिडरी है, यानी ग्रुप क्रिएट हो रहा है। अभी आपने पढ़ा कि इंट्रा ग्रुप डिविडेंड्स एप्लीकेबल सॉरी इंक्लूड नहीं किए जाते, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अदर यूके कंपनीज, यूके डिविडेंड्स तो एग्जेम्प्ट होते हैं टैक्स से, ये भी इंक्लूड नहीं होगा, तो फिर क्या इंक्लूड होगा, सिर्फ पीछे ये दो बच जाएंगे चीज़, ठीक है। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो हम इसको वाइंड अप करते हैं और कल हम इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, बस एक आखिरी बात सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं।